हक्कड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। हक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। इसके अलावा बहुत सारी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं विशेष रूप से। इन तमाम मुद्दों पर मैं इतनी आसानी से बुलेटिन आपके सामने रोजाना इसलिए रख पाता हूं क्योंकि इन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबरों की शुरुआत करते हैं आज अपने देश से, और हमारे देश में इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है वोट चोर गद्दी छोड़, या चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया ज्ञानेश गुप्ता जी ने कि महिलाएं जो हैं उनका वीडियो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, जैसे वोट डालने के दौरान वो कोई अश्लील कार्य करती हूं या वहां पे कोई अश्लील कार्य करवाया जाता हो या होता हो, तरह तरह के उन्होंने जुमले गढ़े हैं, उसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आज हमें उस पर बात करनी चाहिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं बिहार में, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है। दूसरा, उसके जवाब में बीजेपी कुछ ऐसे बंदे ढूंढ ढूंढ के ला रही है जो कह रहे हैं नहीं जी हमारे से तो राहुल गांधी ने झूठ बुलवा दिया, हमारे तो वोट में नाम नहीं कटा, हमारा लिस्ट में नाम है। या सीएसडीएस का जो डायरेक्टर है संजय कुमार, वो महाराष्ट्र में कल तक जो कह रहा था कि वहां कुछ फालतू वोट मिले हैं विधानसभा सीटों पर, अब उसे मुकर रहा है। तो क्या अब बीजेपी जो है, वैसे एक कांड आज और हो गया, वो मैं आपको बता देता हूं सर। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता बताया जा रहा है, उनको किसी ने थप्पड़ मार दिया, यानी कि उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए नए नए मुद्दे क्रिएट किए जाएंगे। अब नया मुद्दा क्रिएट किए जाए ना किए जाए, लेकिन जब भी आएगा तो कोशिश होगी भारत सरकार की, भाजपा की, और उसके पीछे जितने भी थिंक टैंक हैं, सैकड़ों लोग हैं, और जितने सोशल मीडिया पे हजारों उनके एम्प्लॉय हैं, और जो एम्प्लॉय नहीं भी है वो कोशिश करेंगे कि दूसरी बातों पे चर्चा करें। जहां लाखों लाख वोटर कार्ड की और वोटर्स की जो हेरा फेरी की बात हो रही, उसमें दो चार अपवाद दिख के वह कोशिश करेंगे दिखाने की भैया ये राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है बुलवाया भी झूठ हो और जानबूझ को उनको पकड़ के अपनी तरफ ला रहे हैं पैसे लेकर, और वो करवा के दो चार करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिसने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातचीत सुना, आपने एक उदाहरण दिया कि हम नहीं दिखाएंगे, वह गुप्त चीज है, तो एक तरह से खुद ही का उन्होंने मजाक बनाया, और पूरी तरह से यह मात्र साजिश नहीं रह गया, तो मैं पहले भी कहता आ रहा हूं, बल्कि इसमें गड़बड़ी की जा रही है। आप वोट किसी को दे, ईवीएम से करें, बैलेट पेपर से करें, और उसमें ना भी गड़बड़ी होने के बावजूद जो डिक्लेयर करता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है वहां का, वह कहता है कि भाई मिस्टर अकरम खान, हालांकि आप 10,000 वोट से आगे चल रहे थे, लेकिन जीत गए हैं वो मिस्टर कृष्णकांत, वो 10,000 वोट से पीछे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ना हम आपको प्रमाण दिखाएंगे, ना कुछ करेंगे, ना कोर्ट में जाने देंगे, और कोर्ट में जाते हैं 5 वर्ष के बाद होगा, तब तक कोर्ट कहेगा कि यह तो भाई मसला ही खत्म हो गया, अब तो चीज खत्म हो गया, इनफ्रक्चुअस हो गया, पता नहीं हिंदी शब्द में क्या बोलते हैं, मतलब बेमानी हो चुका जी। और इस सब के बावजूद ही मैं बार बार कहता रहा हूं कि मान लेते हैं कि वोट जो राहुल गांधी और उनकी पार्टी या राजद और दूसरे जो लोग, यहां तक कि सीपीआई सीपीएम जितने भी वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट तो नहीं है वो लोग, वह लोग पूरे जोर लगा के कह रहे हैं कि हम वोट प्रक्रिया को, वोट चोरी नहीं होने देंगे। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देती है, महत्वपूर्ण मुद्दा है जो ये लोग कर रहे हैं, खासकर जो वामपंथी कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण पंथियों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि भाई हम वोट में सुधार करवाएं जैसे भी हो। लेकिन इसके बावजूद मान लेते हैं कि वह फ्री एंड फेयर चुनाव हो गया, हमारा बंदा जीत भी गया, तो हो सकता है उसकी खरीद बिक्री हो जाए। ना भी खरीद बिक्री हो जाए तो फिर से कांग्रेस की सरकार आती है, तो कांग्रेस के ही कंधों पे चढ़ के तो भाजपा आई थी। ना मुख्य रूप से इनका कोई राजनीतिक अंतर है, ना धार्मिक अंतर है, ना ही इनका जो पॉलिटिकल इकोनॉमी उसमें कोई अंतर है, कोई कहीं पे ज्यादा है, कोई कहीं पे कम है। आम आदमी पार्टी ने बीच में लेने की कोशिश की, दिल्ली से गायब हो गया, पंजाब में देखते क्या होगा। तो जब तक सही राजनीतिक बदलाव की एक विकल्प के लिए हम इस वोट की राजनीति से अलग होकर नहीं संघर्ष करेंगे, तब हम
कोल्हू की बैल की तरह इसमें बार बार घूमते रहेंगे और कुछ नहीं होगा और बुरा हाल होगा। अमेरिका की 200 की और इंग्लैंड की भी 200 वर्ष की जितनी भी पुरानी है, 100 वर्ष की जितना भी है, वो 2 या 3 पार्टियों के बीच में से घूम रहा है। इससे अधिक कुछ नहीं परिवर्तन होने वाला है। जी। दो मुद्दे मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उठाना चाहता हूं। पहला, ये आपने कहा कि कांग्रेस के ही कंधों पे सवार होकर तो बीजेपी यहां पहुंची है। तो कब तक हम सिर्फ कांग्रेस का इतिहास देखते रहेंगे? हम उससे भविष्य की बात करें। उसको लेकर हम ये कर सकते हैं कि कोई लिखित में उसको दें और उससे कहें कि भाई तुम आगे इन तमाम चीजों पर जो पीछे तुमने गलतियां की वो नहीं करोगे, गारंटी दो, तब हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। दूसरा, इसी के साथ एक सवाल ये होता है कि अगर हम मान लीजिए चुनावी प्रक्रिया से व्यवस्था परिवर्तन की बात को छोड़ दें कि होगा ही नहीं, तो फिर कैसे होगा सर? दूसरा तो सीधी सी बात है कि वह जन क्रांति हो, समाजवादी क्रांति हो, जिस रूप में हो और जिस निजी पूंजी के जिसको आज का बुर्जुआ वर्ग, पूंजीपति वर्ग कब्जा करके देश के 90% से अधिक संसाधन उसके लिए है, राज्य सरकार उसके लिए है, न्यायालय, पुलिस प्रशासन, गुप्तचर विभाग जितने भी सब उसके लिए, यहां तक कि राजनीतिक दल भी उसी के लिए, पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बात अलग है। आज कांग्रेस आ जाए तो ऐसा नहीं होगा कि हो सकता अंबानी की थोड़ी सी जो लूटने की आजादी थी कम हो जाए, कोई दूसरे आएंगे, टाटा बिरला आएंगे, कोई तीसरे आ जाएंगे, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो उसका रास्ता एकमात्र वही है जिसकी चर्चा हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। जहां तक इसकी बात है कि आप राहुल गांधी को बोले कि भाई ये सब चीजें ना करोगे, है ना, जैसे कि जो नई पार्टी बन रही है कॉर्बिन की इंग्लैंड में, जो लेबर पार्टी से अलग होकर बन रहे हैं, और एलन मस्क भी बना रहे हैं वैसे अमेरिका में पार्टी। एलन मस्क का उतना सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन मान लेते उनको सपोर्ट मिल रहा है, बना रहे। और जिम कॉर्बिन, जेरेमी कॉर्बिन की बात इसलिए कर रहा हूं कि उनका जो एक प्रस्ताव है, एक एजेंडा है, एक मुद्दा है, जो कह रहे हैं कि धन का पुनर्वितरण करेंगे। कोई हमारे ताऊ की या हमारे बापू का वो धन थोड़ी है कि हम यहां से उठा के वहां कर देंगे, बड़े बेटे के पास बहुत है तो उठा के छोटे को दे देंगे। यह कोशिशें सैकड़ों बार और दर्जनों देशों में की गई है। यदि पुराना अर्थतंत्र, पुरानी राज्य सत्ता, पुरानी मिलिट्री पुलिस बचा रहे तो वह लोग सीआईए की मदद से अपने आप भी करके वह सत्ता परिवर्तन करके पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। लैटिन अमेरिका में दर्जनों हैं, जिसमें चिले का भी है, हाल फिलहाल में भी बोलिविया में हो रहा है, अफ्रीका में बुर्किना फासो में उसको मार दिया गया, थॉमस संकारा को खत्म कर दिया गया। तो ये सब चीजें नहीं होंगी जब तक पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त नहीं करते हो और पुराने ही महल पे कितना भी रंग पुताई करने की कोशिश करते हो, नहीं होगा। और राहुल गांधी कितना भी दे दें, क्या आम आदमी पार्टी ने हम लोग को कम बहुवचन नहीं दिए थे? बहुत दिए थे, बहुत दिए थे, बहुत सारे बहुल वचन दिए थे। लेकिन अभी इसी मुद्दे पर बात करते हुए आपके सामने जो इनका अमित मालवीय हेड बना हुआ आईटी सेल का बीजेपी का, वो एक पोस्टर जारी करता है सोशल मीडिया पे, उसकी बात करते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कहां कहां से गुजर रही है और सब जगह पे हरा निशान बना देता है। यानी कि वो दिखाने की कोशिश करता है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से गुजर रही है। मतलब हर चीज में सिर्फ ही अपनी गंदगी ही फैलाएंगे, हिंदू मुसलमान वाली। उसका जो बेसिक है, अभी जो भाजपा का बेसिक है, अर्थतंत्र तो तकरीबन वही है जो कांग्रेस का है कि पूंजीपति वर्ग की सेवा में है। अब वहां से खुलेआम जो लूट जो कांग्रेस के समय में नहीं था, वह जो नजर आ रहा है, और विपक्ष को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश अंबानी, अदानी और उसके जितने भी उसके समर्थक हैं, ताकि इसको खत्म कर दो कि दोबारा न उठे और हमारी सत्ता कुछ 5 साल 10 साल नहीं, 2049 से 47 से 50 तक नहीं, बल्कि 2300 2400 तक चलता रहे, जो भी उनके बाल बच्चे रहे, और हम लोग उनके जो भी हैं कीड़े मकोड़े की तरह काम करने वाले रहे। तो इसमें उनके जितने भी तथाकथित रूप से है, अब आम जनता को नॉर्मल रूप से कहेंगे तो नहीं होगा। हरा हरा निशान यदि लगाते हैं, देखते, हालांकि मैंने वो नक्शा नहीं देखा है, लेकिन मैं समझ रहा हूं इस बात को। तो जनता का दिमाग जिसमें ऑलरेडी एक गोबर भरा हुआ, जहरीला गोबर भरा हुआ है, और उसमें एक चीज दिखाता है तो उसके दिमाग में क्लिक करता है कि भाई ये हरा रंग है, बाकी सब बकवास है। उसकी खुद की नौकरी गई, उसकी खुद की क्या इज्जत रही है समाज में, वह भूल जाइए। लेकिन उसको लगता है कि ये चीज है, उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे सांड वगैरह बुल फाइटिंग जो होता है, स्पेशली
स्पेन वगैरह में वो लेके हिलाते हैं, वो सांड बुल जो है वो संभवतः वो रंग नहीं पहचानता है, लेकिन ये जो हिलाते हैं कपड़ा उसे बहुत गुस्सा आता है और बिल्कुल। बाकी सब चीजें भूल जाता है, खा रखनी, वह अटैक करता है वो हिलाने वाले पे। चलिए, वही स्थिति इनकी हो गई है। बिल्कुल यह सही। लोग मृत प्राय हैं मानसिक रूप से। जी। पड़ोसी की दीवार गिर जाए इसका मुझे गम नहीं, पर उसका कटड़ा दूसरे पड़ोसी का मरना चाहिए। मतलब मेरी दीवार गिर जाए मुझे गम नहीं, पड़ोसी का कटड़ा जरूर मरना चाहिए। क्या करें इस मानसिकता का, बहुत टाइम लगेगा इसमें सुधार करने के लिए। खैर, अब विधिवत रूप से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, और पहला जो अपडेट है वो काफी महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में इस वक्त रियर अर्थ मिनरल जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, और उनकी सप्लाई करता है चीन। चीन ने भी पीछे सप्लाई रोक दी थी, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। अब खबरें चल रही हैं कि भाई चीन को फैल करो, ऑस्ट्रेलिया को आगे लाओ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक ठिकाने पर, एक जगह पर बहुत सारा रियर अर्थ मिनरल्स मिल गया। क्या वाकई में ऑस्ट्रेलिया इतना कर पाएगा, उसकी औकात है? देखिए, सबसे पहले तो चीन की बात है तो अभी जो 90% पूरे वर्ल्ड ओवर का जो सप्लाई चेन है वह चीन कंट्रोल करता है। चाहे वो एक्सट्रैक्शन से निकाल के रॉ मटेरियल के रूप में दे दे, उसको वह रिफाइन करके यानी संवर्धन करके दे, या उसका चिप्स बनाए। चिप्स, हाईली चिप्स बनेगा, उसका इस्तेमाल आपके कंप्यूटर से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके, और यहां तक कि जो विंड मिल होता है जिसे एनर्जी बनाते हैं, हवा में नाचते हैं, उससे लेके जहां भी हो हर जगह उसका इस्तेमाल होता है। मिलिट्री इक्विपमेंट में तो होता ही होता है। तो चीन का दबदबा है इसमें नहीं है, और यूरोपियन यूनियन अमेरिका की मदद से पूरी कोशिश कर रहा है कि जैसे भी हो, यानी वेस्टर्न ताकते हैं कि चीन के दबदबा को कम किया जाए, हम उसके ऊपर क्यों भरोसेमंद रहे। चीन ने इसमें दशकों से इसमें मेहनत की है, 20-25 वर्ष से बहुत मेहनत की है, पूरा का पूरा लगा है। वह तो दिख रहा है चीन का, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, साइबर हो, यहां पर ये चीज हो, रेयर अर्थ एलिमेंट कहें या जो भी कहें, REE जनरली कहते हैं। तो REE जो है, जहां तक पता चला ऑस्ट्रेलिया में, वहां भी 1 ट्रिलियन, तकरीबन 1 ट्रिलियन मेट्रिक टन का पता चला है। इसको डेवलप करने के लिए उन्होंने 1 बिलियन अपने प्राइवेट कंपनी को दिया है, तो भाई पूरे देश का, लेकिन प्राइवेट कंपनी को चला गया। और भी लोन लेंगे तो यूरोप से लेंगे, अमेरिका से लेंगे, वर्ल्ड बैंक, IMF से लेंगे। भैया लोन की क्या जरूरत है, ऑस्ट्रेलिया के पास इस पूंजी की कमी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया करना चाहे, और कम से कम 10 से 20 वर्ष लग जाएगा पूरी तरह से डेवलप करने में। तब तक स्थिति क्या होगी हमारा कहना मुश्किल है। यही हालत जैसे कि स्वीडन में पता चला, और वहां पे ये सर्बिया, उसके क्षेत्र में दूसरी तरह के इस तरह का तत्व का पता चला, रेयर नहीं लेकिन जरूरी कुछ है। और जब वहां का दिया जाने लगा तो वहां लोगों ने हंगामा कर दिया सड़क पे आके कि यह तो हमारी देश की संपदा है, यूरोपियन यूनियन कैसे मालिक बन जाएगा, वह कैसे चले जाएगा। इस यूनियन का एक कार्टेल रूप है बेसिकली, जैसे नाटो के पास अस्त्र है, यह कार्टेल है। और ऑस्ट्रेलिया की प्रशंसा में BBC आके जम रहा है, दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, चीन को एक तरह से धमकी दे रहा है कि भाई मान जाओ, हमें लेने दो जो तुमने रोक लगाई है, नहीं तो हम तुम्हारा मतलब आधार खत्म कर देंगे। तो अभी 2 दशक लगने वाला है, और इसके लिए चीन चिंतित नहीं होगा, जहां तक मेरी बात है, उसका दबदबा जारी रहेगा। जी। आपने आखिर में जो लाइन की कि असल में ये चीन को धमकाने के लिए, उसे दबाव में लेने के लिए इस तरीके से मार्केटिंग करके खबरें चलवाई जा रही हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जिस दौर में चीन का विदेश मंत्री हमारे यहाँ पर हैं, उस दौर में हमारे विदेश मंत्री रूस पहुंच गए हैं। हमारा मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो चीन है, जो रूस है, जो भारत है, ये मिलकर एक महाशक्ति बनने जा रहे हैं पूरी दुनिया में। पर इसी के साथ एक खबर और है जो कल हमारे से चूक गई थी। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने सिर्फ मोदी को ही फोन नहीं किया, उन्होंने ब्राजील को भी फोन किया, उन्होंने साउथ अफ्रीका वाले को भी फोन किया, कजाकिस्तान वाले को भी फोन किया। लेकिन क्योंकि हम यहाँ थे तो हमने सिर्फ उसी की चर्चा की। आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? कल ही मैंने जब बात की थी तो मैंने कहा था कि पुतिन और शी का बहुत जबरदस्त कोशिश है कि ब्रिक्स को खड़ा किया जाए। ऑलरेडी 40% से आसपास पूरे दुनिया का जो ग्लोबल रिसोर्सेज है या GDP है उसके बराबर पहुंच जाता है, और G7 के पीछे छोड़ चुका है। यह बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है। वैसे हालांकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमारे देश के लोगों को यह देखने की बात होगी, मैं श्योर नहीं हूं, कि हमें आंकड़ा में कोई विश्वास नहीं है।
आंकड़ा से कोई मतलब नहीं, सीधे सीधे देखना चाहते हैं कि कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आंकड़ों में नहीं जाते हैं। जैसे कि बाहर के किसी देशों में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल ब्रेन लगाना पड़ता है, और हमारे देश के कम से कम 25% लोग वह ब्रेन खो चुके हैं। खैर, तो मैं भी आंकड़े में नहीं जाके सीधे के सीधे ये कहूंगा कि यह सब महत्व जो है मुख्य रूप से ब्रिक्स को ऑल्टरनेटिव के रूप में खड़ा करने की जो कोशिश हो रही है। और मैंने यह भी कहा था कि भारत एक तरह से ब्लैक शीप हो रहा है, और जयशंकर यदि जा रहे हैं और यदि अब उनको यह समझ में आने लगा है कि भारत सरकार को, खासकर अंबानी अदानी जितने हमारे पूंजीपति वर्ग है, कि पूरा का पूरा अंडा एक ही टोकरी में रखना ठीक नहीं है। एक बार गिरा सर पे से तो सबका सब फूट जाएगा, अलग अलग रखो। यानी अमेरिकी चाटुकारिता जो हमने खासकर इस जेलेंस्की के जो ट्रुप के साथ लोग कहते और चुपचाप बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठ के ट्रंप की भाषण सुन रहे थे, इतना बेशर्मीपन वाला सीन पता नहीं यूरोप की जनता कैसे बर्दाश्त कर रही है। तो यहां पे जो ही आ रहे हैं, चीन के विदेश मंत्री हमारे आ रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री रूस जा रहे हैं, रूस के खासकर पुतिन इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत समय दे रहे हैं। और ब्रिक्स के देखिए आप सारे के सारे लोगों को बार बार फोन कर रहे हैं, और वैसे लोगों को भी जो ब्रिक्स में जुड़ना चाहते हैं कि केवल अर्जेंटीना को छोड़ दें, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जी, 30-31 को नरेंद्र मोदी को जापान जाना है, फिर उसके बाद 1 तारीख को वो एससीओ में शामिल होने के लिए चाइना जाएंगे। उससे पहले चाइना के विदेश मंत्री का यहां आना, क्या आपको नहीं लगता है कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारत की जनता को ये दिखाया जाए कि देखो मुझे विदेश मंत्री इनवाइट करने आया तब मैं जा रहा हूं? अब भारत जो भी कहे, भारत की जो नैरेटिव है यहाँ के सोशल मीडिया कुछ का कुछ बना सकती है। जब अमेरिकी डंडा पड़ा तो कह रहे हैं कि अब हम स्वतंत्र हो रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। पता नहीं अभी तक 10-11 साल से तुम क्या कर रहे थे, क्यों जो है सो उसके पैरों पर पड़े हुए थे, इजराइल जैसे छोटे देश के पीछे क्यों पड़े हुए। जहां तक अभी आने वाले समय का जहां तक सीन है, जापान जा रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, इनको घूमने का बड़ा शौक है, और देखे तो पूरे दुनिया भर के नेता लोग खूब घूम रहे हैं। और ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने थे पेजिशकियान, वो पूरे परिवार के साथ भर भर के ले गए थे अमेरिका, कि भाई अमेरिका घूमो, फ्री में तो जा रहे हैं, क्या अंतर पड़ता है। खैर, इनकी तो कोई परिवार ही नहीं, इसलिए नहीं कह सकते। वैसे पुतिन भी जो है सो अकेले ही घूमते हैं, उनकी पत्नी का तलाक हुए 5-6 साल से अधिक हो गया, हालांकि 2 बेटियां भी हैं। और तलाक होने का कारण बाय द वे चूंकि चर्चा आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूं, यह नहीं कि दोनों में लड़ाई हुआ, बल्कि इसलिए कि उनकी पत्नी काफी पढ़ी लिखी समझदार है, वह इस तरह के पॉलिटिकल झमेले में हर जगह नहीं आना चाहती। पता नहीं जो भी सच्चाई। तो इस मसले को देखें हम, तो मैं इतना ही कहूंगा कि भाई जहां तक अभी जो नया चीज हो रहा है, और चीन के विदेश मंत्री आते हैं, ब्रिक्स की तो बात होगी, एससीओ की भी जरूर बातें होगी, कि भाई जहां तक टेररिज्म वगैरह की बात है, ज्यादा उस प्रश्न मुद्दे को मत उठाओ, मुख्य मुद्दे पे आओ कि हम धंधा बिजनेस करके कैसे अमेरिका से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़े। जी, चलिए, धंधा है भले ही चाहे गंदा है। अब चलते हैं गाजा से जुड़ी खबरों का। यहाँ जो बड़ा अपडेट है वो मुझे लगता है सीरिया से जुड़ा हुआ आ रहा। एक तरफ तो जो इजरायली हैं वो गोलान हाइट की सीमा को पार करते हुए सीरिया के इलाके में कुछ निर्माण करते हुए दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं बहुत सारे। दूसरी तरफ पेरिस में बैठकर सीरिया का विदेश मंत्री इजराइल से बातें कर रहा है। ये गुटरगू से क्या कुछ निकल पाएगा, या सीरिया को दांत दिखाने की जरूरत है? जहां तक इस मीटिंग की या सम्मेलन की बात है सीरिया और इजराइल के बीच में, वह अभी पेरिस में हो रहा है, और वह अमेरिकी नेतृत्व में हो रहा है। जी, यानी अमेरिका की तरफ से यह प्लान किया गया, दोनों तीनों से बात किया गया कि ये करो। और स्वेदा में जो मारपीट हो रहा है, खासकर ड्रूज मिलिशिया के खिलाफ, या जो भी है हंगामा हो रहा है, ड्रूज के चीफ ने यहां तक कह दिया है कि जहां तक हमारी स्वेदा की बात है, अब वह स्वतंत्र राष्ट्र होगा, सीरिया का हिस्सा नहीं होगा। यानी सीरिया को भी उसी तरह खंड खंड करने की कोशिश में ये लोग हैं, जिस तरह से इन्होंने पहले कभी युगोस्लाविया को बर्बाद नेस्तनाबूद कर दिया था। यूएसएसआर तो खैर अंदरूनी उसके कारण हो गया जो भी है, तो इस तरह तोड़ना चाहते हैं जैसे सूडान हो, ताकि पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं से भी यह चीज ना हो कि वह इजराइल और अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा सके। इसी बीच में मैं देख रहा था कि कुछ समय रुकने के बीतने के बाद से हुतीज ने फिर से बमबारी शुरू कर दिया जी, मिडिल जो रेड सी में। वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं थोड़ा सा अलग हट के बता रहा हूं, कि 4 देश जी, बड़ी मेहनत और कोशिश करके, ताकि मिडिल ईस्ट से जो जहाज जा रहे हैं इजराइल को और वापस आ रहे हैं,
उनको कैसे सरकमवेंट किया, सरकमवेंट मतलब उसको कैसे दूसरी तरफ से उसको ध्वस्त किया जाए ताकि जो यमन ने या हुतीज ने जो ब्लॉकेट लगाया उसको खत्म किया जाए। वो महान देश हैं आपके टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरबिया और जोर्डन। और अभी तक इस साल में ये 2200 या करीब 2300 मान लीजिए ट्रिप लगा चुके हैं अप एंड डाउन, ताकि इसराइल को, बेचारा गरीब देश, उसके पास खत्म हो रहा है, आर्म्स अम्युनिशंस नहीं जा रहा है। और जिसके हेड लीडर के बारे में, नेतन्याहू के बारे में अभी ट्रंप ने कहा है कि वो महान वॉर हीरो है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, महान वॉरियर। और इसी के साथ खबरें ये भी छप रही हैं कि वेस्ट बैंक कब्जा लो, गाजा कब्जा लो। इसराइल जो है सऊदी अरब से जो संबंध सामान्य करने में लगा हुआ है, उससे बड़ा काम ये है। और नैरेटिव बदलने की कोशिशें आप देख ही रहे हैं किस तरीके से चल रही हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि ये जो नक्शा बदलने पे तुले हुए हैं ताकि कल को कोई जगह ही ना बचे कि फिलिस्तीन कहाँ बनाओगे, इसमें मुझे लगता है कि सारे अरब देश शामिल नहीं है इसराइल के साथ। सारे अरब देश इसलिए भी डर रहे हैं कि सटे हुए तो वाले इसलिए डर रहे हैं कि चूंकि इजराइल उन पर भी दावा करेगा, जिसमें सीरिया है, इराक है, जोर्डन है जो कि उसके राजा बहुत ही मतलब रीढ़विहीन इंसान है, और लेबनान भी है बाय द वे, और इजिप्ट भी है। आप सोचिए, इसलिए परेशान हो रहे हैं। नंबर 2, ऊपर से तो दिखाना है कि वही परेशान है, ये चीज हम नहीं मानते हैं, लेकिन यह साफ है कि अमेरिका बिल्कुल पैलेस्टीन स्टेट के मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। अंदर ही अंदर इनकी जो है, ट्रंप ही नहीं बल्कि बाइडेन के समय से, उसके पहले से भी हो गया है कि ग्रेटर इजराइल बनाना है, ताकि वो बेस को इस तरह से किया जाए ताकि अमेरिका का सबसे स्ट्रांग बेस इस मिडिल ईस्ट एशिया में स्टैब्लिश किया जा सके। अब यह ओपन आ चुका है, खुलेआम हो चुका है। और ट्रंप जो है सो की बहाना करते हैं कि हमारे पूर्वजों की ये है वो है, हम आए थे गए थे। ट्रंप नहीं, सॉरी, नेतन्याहू जो तमाशा कर रहे हैं। हालांकि अब यह खुलेआम सामने आ गया है कि इन लोगों की मंशा यही है, और जो विरोधी, इनकी ताकत कहां बची है? तो एक तरह से वॉर लॉर्ड है, बड़े बड़े जो इनके सुप्रीमो के रूप में स्टैब्लिश है, जहां अमेरिका के विरोध में जाएंगे तो इनको ओवरनाइट हटा दिया जाएगा, जैसे इराक में गया, सीरिया में गया, और भी जगह चले जाएगा। कोई इनकी असर नहीं है, बिल्कुल रीढ़ विहीन हो चुके हैं यह लोग, में कोई दम नहीं, पिलपिला हो चुके हैं। जी सही कह रहे हैं आप। रूस जो है वो अपने झगड़े में लगा हुआ है पुतिन से। अगर ट्रंप की बात हुई तो उसमें ईरान का, मिडिल ईस्ट का कोई जिक्र नहीं है। ईरान की तरफ से पूरी तरह खामोशी सी नजर आ रही है इन तमाम घटनाक्रमों के बीच कि जंगबंदी होने जा रही है। हमास ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसमें 10 बंधकों को छोड़ के 2 महीने की जंगबंदी की बातें चल रही है। और भी बहुत कुछ हो रहा है अंदरूनी तौर पर। लेकिन अब मिडिल ईस्ट को छोड़ के चलते हैं ट्रंप महान की ओर। और महान हम ट्रंप को क्यों कहते हैं आप लोग जानते ही हैं। पहली जो खबर है यहाँ मैक्सिकन राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है। उन्होंने साफ कर दिया कि हम अमेरिका के साथ मिलकर कोई ऑपरेशन नहीं चला रहे हैं, अमेरिका झूठ फैला रहा है हमारे बारे में। तो क्या ऑपरेशन था सर ये? देखिए, मेक्सिकन राष्ट्रपति जो है, महिला है, शेबॉन शेबॉन इनका नाम है, क्लाउडी शेबॉन। और एक तरह से कहें तो ऑनेस्ट भी हैं, अपने देश के लिए काम करना चाहती हैं, लेकिन यह लोग समाजवादी देश नहीं है, और इनका बहुत सारा कुछ जो इनकम है, इनको जो मिलता है, वह अमेरिका एक्सपोर्ट करके मिलता है। अमेरिका ने इनके ऊपर 15 से 20% टैरिफ लगा दिया, वैसे ही जैसे कनाडा के साथ लगाया था। और अब और भी धमकी दे रहे हैं कि ये चीजें नहीं मानोगे। अमेरिका का जो ड्रग इन्फोर्समेंट उसका डिपार्टमेंट है, उसके मंत्री, उसके अधिकारी इनके ऊपर डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो हम 20 से 25% करेंगे और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। इसलिए इनकी मजबूरी है कि झुके। चूंकि इनके यहाँ ड्रग कार्टल्स भरे हुए, फरवरी में भी दिया था, अभी हाल फिलहाल में 18-19 को जो इनके जेल के अंदर बंद थे उसको उठा के अमेरिका को सौंप दिया। ये कोई मायने नहीं बनता, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और इसके बाद से ऐसा है कि इनके कुछ अधिकारी मेक्सिको के, वो अमेरिका में जाके वहां एक वर्कशॉप चल रहा है, सिखाया जा रहा है कि ड्रग कार्टल्स को कैसे ध्वस्त करें। और इसके आधार पर अमेरिका का जो डीईए है, यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वह दावा कर रहा है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया मेक्सिको के साथ और हम बड़ी मिलकर करेंगे, बड़ी खुशी की बात हर जगह फैला रहा है। हालांकि इनकी जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कोई एग्रीमेंट नहीं हुई, यह गलत बात है। लेकिन ऊपर से एग्रीमेंट हो ना हो, अंदर से अंदर तकरीबन, भले ही चिढ़ के, भले ही कुछ गिर के, कुछ ना कुछ उस दिशा में ये लोग बढ़ रहे हैं जो अमेरिका चाह रहा है। और देखते हैं क्या होता है, किस तरह से होता है। जब तक पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त ना होगी, आप अमेरिका के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। जी
ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसको करना इतना आसान भी नहीं है। हालांकि दुनिया में जो बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, भारत, चीन, रूस और ब्रिक्स और एससीओ के खड़े होने की बाद से, तो लगता है कुछ और ही देखने को हमें आने वाले समय में मिल सकता है। खैर, अब और खबरों का रुख कर लेते हैं। ट्रम्प है तो सब मुमकिन है। यौन उत्पीड़न करने वाला बच्चों का, वो भाग गया अमेरिका से, उसको कैसे निकलने दिया गया, अब इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह भी देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो वहां की अटॉर्नी जनरल है, उन पे अब आरोप लगा रहे हैं, जो यहाँ के मेन अटॉर्नी जनरल है, जनरल जो है पूरे फेडरल अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि वो अपने काम कार्यनीति में चूक गए और जज को बताया नहीं। तो जज को इतना समझ में नहीं आ रहा है, जबकि ये इजरायली ऑफिशियल जो है वहां जाता है कोर्ट में, तो बार बार कहता है कि उसका उसका टाइम हो रहा है, उसका फ्लाइट का, वहां से शिकागो कहीं और जाएगा और वहां से उसे इसराइल जाना है। हम्म। यह जज को समझ में नहीं आता है। और यौन उत्पीड़न में ऐसा है कि मीडिया के थ्रू, यानी व्हाट्सएप या किसी में चैट करते हैं, 15-16 साल की बच्ची को फंसाने की कोशिश करते हैं, पैसा देकर वगैरह करके। और इस तरह का धंधा ये अकेले नहीं, 8-10 लोग कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकी भी शामिल है, ये भी शामिल है। और वहां पे जब ये पता चलता है अमेरिका के पुलिस को, तो वो इसका एक बनाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से लड़की का नाम लेके इसे बुलाते, लोग पहुंचते थे, इनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद से ये 4 या 5 अगस्त को जो हुआ, शुरुआत में 5-6 दिन के लिए चुपचाप रखा जाता जानबूझ के। और वहां की जो अटॉर्नी है, मतलब वकील साहिबा है, जो भी है, उनके बारे में प्रख्यात है, मैं भी देख रहा था कि वह इसराइल की बहुत बड़ी समर्थक है, हम्म। पैलेस्टीन के खिलाफ आवाज लगाती है। उनका कहना है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है खुलेआम, कि पैलेस्टीन के हर बच्चे जो हैं वह टेररिस्ट है। इस तरह का वो करना, तो इन्होंने जानबूझ के ऐसे बिल्कुल सही। बंदों को, और वहां के जो अटॉर्नी जनरल है कहते हैं कि वो बहुत आश्चर्यचकित है। यहां तक कि जो काश पटेल एफबीआई को, वो भी कहते हैं, कहते नहीं इनके द्वारा, कि बहुत आश्चर्यचकित है, कैसे कैसे छोड़ दिया गया। अरे अरे। ये सब गया तेल लेने, सुनिए, ये सब गया ठीक। तेल लेने। जी। अमेरिका की ताकत है, चले गया तो अगला डेट है 27-28 को, आप बुलाइए, आप इसराइल को फोर्स कीजिए कि यहां पे आना, उसको पकड़ के बुलवाइए। ये जी। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, लेकिन बेचारे कितने भोले हैं, पता ही नहीं चल पाता ये सब कैसे हो गया, और हो जाने के बाद ये कहते हैं अरे हम लोग कितने आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कुछ वर्तमान और पूर्व अधिकारियों की सिक्योरिटी क्यों हटाई जा रही है सर, कहां पे? अमेरिका में? अच्छा, वो तो उस चीज का चल रहा है। इन्होंने भले ही एलन मस्क को हटा दिया, और खासकर ये बदला बहुत लेते हैं जितने तानाशाह हैं, तो ओबामा के ऊपर भी केस करने जा रहे हैं, बाइडेन को भी बोल रहे हैं कि बाइडेन का होना चाहिए, कि किस तरह से सड़ हिलैरी गए थे, क्लिंटन क्या को हो। भी नहीं छोड़ रहे हैं, हिलैरी क्लिंटन को भी लपेटेंगे। हिलारी क्लिंटन को ही लपेट रहे हैं। और वही कर रहे हैं जैसे यहां भी आने के बाद से, हम्म। जब बीजेपी सत्ता में आती है, तो ये लोग आरएसएस के चीफ को 7 स्टार या जो भी है, जेड स्टार जो कहते हैं, XYZ जो भी होता है, वो देते हैं। और पहले जो कांग्रेसी उसको हटा देते हैं कि भाई मरे मरो, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें वो बदला का हिस्सा और कोई बात नहीं है। ऐसे अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं अपने प्रचार में और बकवास करने में, ये करने में। वैसे भाई देवी, एक चीज और बताऊं, जो जी। पिछले प्रश्न में आपने कहा था ना, कि जिस इस तथाकथित जो यौन उत्पीड़न के लिए पहुंचा हुआ है, उसके विरोध में जी। रिपब्लिकन पार्टी की एक सीनेटर लिखती है, महिला है, जी। लिखती है, एक स्वाभाविक रूप से आता है कि भाई मैं 2 चीजें देख रही हूं, कि इस बच्चे के खिलाफ में इस तरह का चीज हो रहा है और इस बंदे को छोड़ के दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो बच्चियां जो मर रही है, जिनके साथ हो रहा है गाजा पट्टी में, एक वही हो रहा है। दोनों में कोई समानता नहीं, लोगों को नजर नहीं आ रहा है। जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरफ ये यहूदी विरोधी बताकर 6,000 छात्रों का वीजा रद्द कर रहे हैं, और उनका वीजा रिन्यूअल करने से इनकार कर रहे हैं, और कह रहे हैं उनको उनको देश जबरन भेजा जाएगा। पूरी दुनिया भर के छात्र उसमें शामिल हैं। और इसके अलावा जो फिलिस्तीन के हक में प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस पर तो ये जाने क्या क्या कार्रवाई कर चुके हैं, छात्रों को जेल तक में डाल चुके हैं, यूनिवर्सिटी की फंडिंग तक रोक चुके हैं, हर हथकंडा अपना रहे हैं, और सिर्फ शब्द उछालते हैं यहूदी विरोध का। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अक्रम।